नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा, साख और स्वयं सहायता समूह। ये तो पाठ के नाम लिख रखे हैं जो कि मुझे आरबीएससी में और एनसीईआरटी में मिले थे। तो बहुत आसान सा टॉपिक है। कुछ एक टेक्निकल टर्म्स हैं जो नाम वगैरह हैं और उनका मतलब क्या है वो हम देखेंगे। बाकी बहुत आसान है, मैं सिंपल शब्दों में बताऊँगा तो भी आप बिल्कुल इसको आसानी से समझ जाएंगे। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, इसकी ज़रूरत कब पड़ती थी? जब आवश्यकताओं का दोहरा संयोग मतलब है जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था और वस्तु के बदले वस्तु, जैसे आप अनाज ले रहे हैं उसके बदले में कोई अपनी भेड़ बेच रहा है, बकरी बेच रहा है, आप फल खरीद रहे हैं उसके बदले में कोई जूते दे रहा है आपको। तो इस प्रकार की चीज़ें, यानी वस्तु के बदले वस्तु यदि आपको खरीदनी हो तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग आवश्यक है। जैसे कि मुझे सेव लेने हैं और सामने वाले के पास बेचने के लिए वो सेव दे रहा है और मेरे पास मैं मान लो जूता बनाने वाला हूँ, मेरे पास जूते हैं, तो उसको यदि जूते की ज़रूरत ही नहीं है तो वो मुझे उसके बदले में सेव क्यों देगा? या इसी प्रकार से मान लीजिए आपको अनाज खरीदना है और उसके बदले में आप बकरी देने को तैयार हैं, लेकिन सामने वाले को बकरी की ज़रूरत ही नहीं है। तो यानी कि जो आप बेचना चाह रहे हैं वो सामने वाला खरीदने वाला भी होना चाहिए। तो दोहरा आवश्यकताओं का संयोग है, दोनों तरफ उन चीज़ों की आवश्यकता होंगी जो एक दूसरे से वो अदल बदल कर रहे हैं। तो ये तो एक समस्या थी। इसके अलावा विनिमय में एक ये भी समस्या थी कि मान लीजिए आपके पास एक घोड़ा है 20,000 रुपये का और आपको कुछ फल खरीदने हैं, तब आप उस फल के बदले में घोड़ा तो नहीं दे सकते, न घोड़े की टांग काट के दे सकते हैं। तो मतलब उसमें भी दिक्कत आती थी। तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कब आवश्यक था? जब मुद्रा की बजाय वस्तुओं से विनिमय होता था। तो इसमें हमें कुछ विशेष ये लाइनें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद में मुद्रा की उत्पत्ति, तो अंग्रेजी में तो शब्द है इसके लिए मनी, और मनी शब्द की शुरुआत हुई है मोनेटा से, जो कि रोम में एक देवी थी मोनेटा। तो उसके मंदिर में पहली टकसाल जहां पर सिक्के बनाए गए, तो पहली टकसाल मोनेटा देवी के मंदिर में स्थापित की गई। तो मोनेटा से मनी नाम पड़ गया, मनी से हमने हिंदी में मुद्रा नाम ले लिया। तो ये बहुत ही मतलब इसमें शुरुआत में तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि जिसे हम कुछ ज़्यादा गंभीरता से लें। ऐसा माना जाता है कि चीन के साथ साथ भारत शुरुआती सिक्के जारी करने वाले देशों में से है। कन्फर्म हम नहीं कह सकते कि भारत ने ही पहले जारी किए या चीन ने जारी किए, वैसे चीन का माना जाता है मुद्रा में। फिर इसके बाद में भारतीय मुद्रा की बात करें तो भारत में सबसे पहले देखो सिक्के किस प्रकार के हैं। उनको कहते थे पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क, या इसको कहते हैं हम आहत सिक्के। ये आए लगभग आपके 5वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, शताब्दी है ये 500-600 ईस्वी पूर्व पहले सिक्के आपको भारत में देखने के मिलेंगे, जिन्हें आप पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं। मतलब धातु थोड़ी सी जब गरम गरम ही है, नरम है, उसके ऊपर ऐसे कुछ दबा के और उस पर कुछ चिन्ह बनाए जाते थे, तो वो पंचमार्क या आहत सिक्के उसको कहेंगे। तो वो शुरुआती मुद्रा है भारत में 5वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी आज से करीबन 2500 साल पहले वो सिक्के भारत में चले। फिर भारतीय सिक्कों का इतिहास ही आगे ईसा पूर्व जाता है। मौर्य काल में चांदी के सिक्के इस बात को सत्य सिद्ध करते हैं कि भारत में ईसा पूर्व ही सिक्कों का आरंभ हो गया था। फिर उसके बाद में भारत में जैसे शुरुआती जो सिक्के हैं वो तो तांबे के हैं, चांदी के हैं, फिर उसके बाद में सोने के भी सिक्के आए हैं, खासतौर से कुषाणों और जो इंडो ग्रीक है उनके द्वारा। तो भारत में पहला रुपया जो आप नाम हमारा रुपया है, ये सूर्यवंश के शासक शेरशाह सूरी के समय 16वीं शताब्दी में। आपको पता है जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई बाबर के द्वारा, और बाबर के बाद में उसका बेटा शासक बना हुमायूं, तो हुमायूं का बीच में कालभंग होता है और उसमें सूर्यवंश का शासक आ जाता है। शेरशाह सूरी एक प्रसिद्ध शासक रहा। ग्रैंड ट्रंक रोड वगैरह या रुपया वगैरह, उसके लिए आप देखते हैं गिरी सुमेल का युद्ध आप राजस्थान में देखते हैं कि एक मतलब बाजरे की मुट्ठी भर बाजरे की कीमत पर हिंदुस्तान की बादशाहत को देता है। तो वो दौर है, शेरशाह सूरी हमारा दिल्ली का शासक है उस समय, तो उसके द्वारा इस रुपये की शुरुआत की गई। अब भारत में सिक्के 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के चलते हैं, और भी चलते हैं 20, 50, 100, 200 के, लेकिन बहुत ही लिमिटेड बनाए जाते हैं वो। ऐसा नहीं है कि मतलब आमतौर पर आप उसको देखें, लेकिन सामान्य तौर पर 50 पैसे का भी वैसे चलता है सिक्का, लेकिन आजकल ये मान लो कि नैब के बराबर उपयोग में है। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के आप 10 रुपये के भी देखते हैं। 10 रुपये में भी कई जगह चलता है, कई जगह नहीं चलता, लेकिन मना नहीं कर सकता कोई ऑफिशियली, क्योंकि आरबीआई के द्वारा जारी की गई मुद्रा, चाहे वो सिक्का हो चाहे वो नोट हो, वो कोई भी कानूनी रूप से मना नहीं कर सकता। मतलब एक व्यवहारिक बात बता रहा हूं मैं, कई जगह कंफ्यूजन हो जाता है 10 के सिक्के में। तो ये सिक्के चलते हैं। अब नोट 1, 2 और 5 का नोट अभी बंद कर दिया है। 1, 2, 5 का नोट अभी नहीं छपता। नीचे से नीचे यदि कोई नोट छपता है भारत में फिलहाल तो 10 रुपये का छपता है, और 1 रुपये का पहले जो नोट आता था उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते थे। एकमात्र ऐसी मुद्रा थी वो
जिसके ऊपर वित्त सचिव के, बाकी सब पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के साइन होते हैं। वो 1 रुपए का एक ऐसा नोट था जो वित्त मंत्रालय की ओर से जारी होता था और वित्त सचिव के उस पर हस्ताक्षर होते थे। तो अभी वो नोट जारी होता ही नहीं। तो 1, 2, 5, 10 रुपए के सिक्के जारी किए जाते हैं। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 10, 20, 50, 100, 500, 2000, ये इसमें आप 200 और ऐड कर लो, 200 रुपए मूल्य वर्ग के नोट जारी किए जाते हैं। 200 का नोट आता है ना आजकल पीला से रंग का, ये जारी किए जा रहे हैं। 1000 का इसमें नहीं है, क्योंकि 500 और 1000 के जब बंद कर दिए थे तो 500 का तो नया नोट आ गया था, लेकिन 1000 की जगह 2000 का नोट आया था। 1000 अब नहीं चलता। अब ये नोट जारी करने की जिम्मेदारी, 1 रुपए का जो नोट है वो आपको बता ही दिया मैंने, इसको जारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पास होती है। बाकी सभी नोट रिजर्व बैंक जारी करता है, लेकिन अब 1 रुपए का नोट आता नहीं। 1, 2, 5 रुपए के नोट का उत्पादन बंद कर दिया गया है। हालांकि पुराने नोट चलन में है, ऐसा नहीं है कि वो नोट चलते नहीं, पहले वाले चलते, नए छाप नहीं रहे अभी। और भारतीय राष्ट्रीय रुपया जिसका प्रतीक ये आपने देखा ही होगा, ये डी उदय कुमार के द्वारा बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, आप याद रख लेना। डी उदय कुमार ने ये जो साइन है, मतलब जैसे डॉलर का, यूरो का, इस प्रकार के साइन होते हैं, वैसे इंडियन रुपीस का भी ये साइन बनाया गया। तो ये डी उदय कुमार के बनाया हुआ एक चिन्ह है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ परिभाषाएं हैं। हालांकि इसमें हार्टली विदर वाली परिभाषा पे थोड़ा सा डाउट है, कई इस पे दूसरा नाम भी लिख देते हैं, लेकिन मुझे जैसा किताब में दिखा पुरानी राजस्थान बोर्ड में, वैसे मैंने लिखा। प्रोफेसर वाकर के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अब ये इस लाइन का मतलब देखो, आसान सा मतलब है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा से आप क्या कर सकते हैं? आप वस्तुएं खरीद सकते हैं, आप सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आप मुझे पढ़ाने के लिए हायर कर सकते हैं, किसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं, कोई सामान खरीद सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास मान लो वो बंद हो गए, 500 और 1000 रुपए के नोट हैं, उसके बदले में क्या आप कोई चीज खरीद सकते हैं? नहीं। थी तो वो भी मुद्रा, लेकिन वो अब मुद्रा का कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि वो खारिज हो चुकी है। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। हार्टली विदर्स के अनुसार मुद्रा वह सामग्री है जिससे हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। इसने आसान भाषा में बताया है कि जिससे हम चीजें खरीदते बेचते हैं। क्राउथर के अनुसार मुद्रा की परिभाषा किसी भी वस्तु के रूप में दी जा सकती है जिसे साधारणतः विनिमय का माध्यम स्वीकार किया जाता हो, और इसके साथ ही जो मूल्य के मापक और मूल्य के संचय का भी कार्य करती हो। यानी वो चीज, वो वस्तु जो मतलब विनिमय का माध्यम के रूप में स्वीकार हो, यानी जिससे आप चीजें खरीद फरोख्त उससे कर सकें। इसके अलावा मूल्य के मापक के रूप में जिसको काम में लिया जा सके। भैया आप बता सकें कि आपको ये पेन दिखाएं तो ये मान लीजिए कि 15 रुपये है, और आपको मैं कोई घड़ी दिखाऊं कि ये 200 रुपये की है, मैं आपको एक बकरी दिखाऊं कि ये 5000 रुपये की है। तो इस प्रकार से मूल्य के मापक के रूप में यदि आप मुद्रा को प्रदर्शित कर पाएं तो वो मुद्रा है किसी वस्तु को। इसके अलावा मूल्य के संचय का भी कार्य करती है, जैसे आप मुद्रा को स्टोर करके रख सकते हैं और उसके बदले में भविष्य में आप ये जानते हैं कि इतना रुपया है, इससे ये चीज़ें हमें खरीद सकते हैं, इतनी ये घड़ी आ सकती है, इतना हम ये सामान खरीद सकते हैं, इतना अनाज खरीद सकते हैं। तो मुद्रा जो मूल्य के मापक के रूप में, मूल्य के संचय के रूप में और विनिमय के माध्यम के रूप में जिसको आप काम में ले सकें, वो मुद्रा है। विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन, वो 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब टीवी पे, राष्ट्रीय टीवी पे आकर और ये कहा कि मित्रों आज रात 12 बजे से मतलब 500 और 1000 के नोट हैं वो नहीं चलेंगे, तो वो विमुद्रीकरण हो गया, डिमोनेटाइजेशन। यानी जो मुद्रा प्रचलन में है उसको प्रचलन से हटाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। तो 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया, उसके स्थान पर 500 का नया नोट आया और 2000 रुपये का एक नया नोट आया। तो ये 500 1000 रुपये के जो नोट बंद किए, डेट याद रखना भाई, ये 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 याद रखो। मुद्रा के आधुनिक रूप, मुद्रा के आधुनिक रूप में आप देखते हैं सिक्के भी चलते हैं और इसके अलावा नोट भी चलते हैं, इसके अलावा चेक भी चलते हैं, इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी भी चलते हैं। और मैं समझता हूं कि आपको सामान्य तौर पर इन चीज़ों के बारे में पता होगा। नीचे कुछ रह तो नहीं गया है? मुद्रा के आधुनिक रूप देखिए, सोने चांदी ये पहले चलते थे, देखो अभी तो कहाँ सोने चांदी के सिक्के हैं। पहले क्या होता था कि आज तो देखिए जैसे इंडियन गवर्नमेंट है और भारत का एक संविधान है, सरकार है, चुनाव होते हैं, सरकारें सेम आए बदलें, वो तो अलग प्रक्रिया है, लेकिन चुनाव होते हैं, हमें सरकार में विश्वास है, उसके द्वारा जारी किए गए नोटों पर भरोसा है, क्योंकि अभी आप पुराने नोट नहीं चला सकते क्योंकि सरकार ने वो बंद कर दिए, अब नए चल रहे हैं। पहले क्या होता था कि इस प्रकार से ज़्यादातर जगह पर राजशाही थी, इस प्रकार का शासन था जो बदलता रहता था, या बहुत बड़े राज्य नहीं थे, पास वाले ने उस पर आक्रमण कर दिया तो उसका भूगोल बदल गया, उसका राजा बदल गया, तो ऐसे करेंसी नहीं जारी कर सकते थे। तो पहले जो सिक्के होते थे वो उस सिक्के की खुद की ही वैल्यू होती थी। उसका मतलब ये नहीं है कि प्रचलन से बाहर हो गया, क्योंकि सिक्के ज़्यादातर किसके बनते थे? सोने
और चांदी के। अब सोने के जितनी वैल्यू है उतने ही रुपए का, उतने ही मात्रा का वो सिक्का माना जाता था। ऐसे ही चांदी की जितनी वैल्यू, अब राजा बदल भी गया तो राजा की तस्वीर क्या है, टकसाल में डालो और उसको गलाओ भट्टी के अंदर और दोबारा नया सिक्का बन जाएगा उसमें से। तो ये उससे कोई उनको दिक्कत वाली बात नहीं थी। अभी आज है वो, मतलब एक 2000 रुपए का नोट है तो उस कागज की और उसमें लगी हुई जो शाही है, उसमें लगे हुआ जो तार है, उसका इतना 2000 रुपए मूल्य नहीं है, लेकिन वो फिर भी चलेगा क्योंकि लोगों का उसके अंदर भरोसा है। तो मुद्रा के रूप में हमारे पास है कागज के नोट हैं और सिक्के हैं। अब कागज के नोट की तुलना में और सिक्कों का मतलब उनका रख रखाव, उनको एक स्थान से लाना ले जाना, उनमें वजन भी ज़्यादा होता है। तो नोट क्या है कि थोड़ा सा आसानी भी है नोटों को बनाने में, आसानी उस सेंस में कि उसका खर्चा कम लगेगा। सिक्का क्या है कि यदि सिक्का में उतने ज़्यादा फीचर्स नहीं डाले जा सकते कि जैसे नोट के अंदर आपने कैसी शाई इस्तेमाल की है, कैसा कागज़ इस्तेमाल किया है, उसमें कुछ आपने बहुत सारे चित्र वगैरह। अब सिक्का क्या है, इतने से सिक्के में और उसकी कॉपी करना आसान होता है, तो बहुत ज़्यादा मूल्य का सिक्का जारी नहीं किया जा सकता। तो इसलिए नोट थोड़े से ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप किसी भी देश की करेंसी में देखेंगे तो आपको नोटों की इस प्रकार से बड़ी जो मूल्य वर्ग के होंगे वो सारे नोट होंगे, सिक्के नहीं होंगे। इसके अलावा ये बहुत ही सामान्य सी चीज़ें, इसमें कुछ भी नहीं है। इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है मुद्रा को? क्योंकि देश की सरकार इसको प्राधिकृत करती है, जैसे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको जारी करता है, सरकार कानूनी वैधता उसको प्रदान करती है, कोई उसको मना नहीं कर सकता, उसको लेना अनिवार्य है। तो ये इस प्रकार की बातें हैं, कुछ इसमें विशेष ऐसा है नहीं कि मैं बार बार आपको दोहरा के बताऊं। मुद्रा की पूर्ति, अब देखिए एक तो होता है आपका केंद्रीय बैंक और एक आपका होता है जो व्यावसायिक बैंक, जो आप सामान्य तौर पर जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, HDFC हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, बड़ौदा बैंक हो, ये सारे आपके वो हो गए। तो केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 की हुई। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। इसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। केंद्रीय बैंक अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है, देश की मुद्रा का निर्गमन करता है, बैंक दरों, खुले बाजार की क्रियाओं, कोष अनुपातों में परिवर्तन, देश में मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करता है। कितने नोट छापने हैं, कौन कौन से नोट छापने हैं, ये, इसके अलावा अलग अलग रेपो रेट क्या होगी, रिवर्स रेपो रेट क्या होगी, SLR दर क्या होगी, यानी बैंक कितना पैसा अपने पास है उनको रखना जरूरी है। इस सब प्रकार की जो बातें हैं ये सब, जैसे आप हर 2 महीने के आसपास आप देखते हैं कि रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति है वो जारी करता है कि रेपो रेट में, रिवर्स रेपो रेट में क्या बदलाव होगा, क्योंकि महंगाई पर नियंत्रण करने का काम भी ये रिजर्व बैंक करता है मौद्रिक नीति के माध्यम से। जैसे अभी महंगाई बहुत बढ़ रही है पिछले 2 वर्षों से, तो अभी आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 मीटिंग में रिजर्व बैंक ने लगातार रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया है, और जब महंगाई कम होगी तो वापस जो RBI है वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कम करना शुरू कर देता है। रेपो और रिवर्स रेपो क्या है अभी हम पढ़ेंगे, और उसका हर चीज़ पे असर पड़ता है। यदि रेपो रेट बढ़ेगी तो बैंक में आप चाहे कार लोन लें, चाहे आप होम लोन लें, चाहे पर्सनल लोन लें, सब प्रकार के लोन बढ़ेंगे। लेकिन उसके साथ में आपको जो फिक्स डिपॉजिट की राशि है उसके ऊपर ब्याज भी ज़्यादा मिलने लग जाता है, और जब रेपो रेट कम की जाएगी तो आपको होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, सभी प्रकार के लोन भी सस्ते मिलेंगे, लेकिन आपको FD की दरें भी कम मिलेंगी। जो आप फिक्स डिपॉजिट, जब आपने सुना भी होगा FD करवाते हैं बैंक के अंदर, आजकल बहुत कम करवाते हैं लोग 2-3 सालों से, क्योंकि रेट बहुत डाउन आ गया था। तो ये केंद्रीय बैंक का कुछ विशेष इसमें ऐसा है नहीं कि हम इसमें, मैं आपको लगातार इसमें कुछ बताऊं। व्यावसायिक बैंक, अब व्यावसायिक बैंकों में जैसे SBI है, SBI का एक तो आप जरूर ये याद रख लेना कि SBI की स्थापना कब हुई। SBI की स्थापना देखो, वैसे तो आप मान सकते हो कि 1 जुलाई 1955 को हुई है। स्थापना नहीं, इसका नाम 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया है। पहले इसका एक नाम था, आपको मैं बता देता हूं, इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक, ये 1921 के अंदर भारत में 3 बैंक थे। एक था हमारा बंबई का बैंक, जो औपनिवेशिक काल में स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। बंबई का, चेन्नई का, जिसको आप मद्रास कह सकते हैं, बंबई का, मद्रास का बैंक, उन दोनों का बैंक ऑफ बंगाल में, बैंक ऑफ बंबई और बैंक ऑफ मद्रास, उस दोनों का विलय कर दिया गया बैंक ऑफ बंगाल में। तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ चेन्नई या मद्रास कह देंगे उस समय का, और बैंक ऑफ बंबई, इन तीनों को मिलाकर बनाया गया इंपीरियल बैंक 1921 को।
बैंक तो पहले से स्थापित थे, यानी इसके भी पीछे आप जाएंगे तो ये बैंक ऑफ बंगाल है, यानी कि एसबीआई में और पीछे जाएंगे तो आप ये बैंक ऑफ बंगाल है। बैंक ऑफ बंगाल में बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंबई 1921 में शामिल कर दिया और इसका नाम कर दिया इंपीरियल बैंक। और फिर उसके बाद में 1 जुलाई 1955 को एसबीआई, ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और ये हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आप इसमें थोड़ी सी बातें याद रखेंगे। साख, देखो सामान्य तौर पर आप क्या मत देखते हैं कि जैसे आप गांव देहात में भी या कहीं पर भी, शहर में भी कहीं भी आप देखेंगे तो उधार आसानी से किस व्यक्ति को मिलता है? जिसकी साख अच्छी हो, जिसके मतलब आप कहते हैं कि भी ये आदमी, आप भी किसी को यदि पैसा उधार देते हैं तो आप भी ये देखते हैं कि भी ये लौटा सकता है कि नहीं लौटा सकता, उस आदमी की साख कैसी है। तो साधारण बातों शब्दों में तो ये हो गया। बैंक के शब्दों में आप बात करेंगे तो साख इस प्रकार से, जैसे कोई किसान बैंक से लोन लेना चाहता है तो उसके पास जमीन कितनी है, उसके आधार पर आपको लोन मिलेगा। उसके पास कोई और भूखंड है या नहीं है, या और उसके पास कोई परिसंपत्ति है या नहीं है। जैसे सरकारी कर्मचारियों को उसको आसानी से बैंक लोन दे देगी क्योंकि उसके पीछे बैकअप है कि उसका तो वेतन आएगा उसके हिसाब से। तो इस हिसाब से आप इस टर्म यानी साख को आप समझ सकते हैं। अर्थशास्त्र में ऋण या उधार प्रदान करने को ही साख प्रदान कहा जाता है। बोलचाल की भाषा में साख शब्द वित्तीय सुदृढ़ता की प्रतिष्ठा को भी बताता है, जिसके आधार पर व्यक्ति या संस्था भविष्य में भुगतान के वायदे के आधार पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जिसको मतलब वो किसी के पास 50,000 रुपये मांगना जाए, हो सकता है उसको कोई नहीं दे, और एक व्यक्ति ऐसा है जो 50 लाख रुपए मांगने जाए फिर भी उसको मिल जाएंगे। तो भविष्य में भुगतान के आधार पर किसकी साख मजबूत है उसके आधार पर ये ऋण उसको मिलता है। तो ये इस प्रकार की बात होगी और उसमें कुछ विशेष है नहीं। जो दरें वगैरह हैं आगे वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें आप थोड़ा सा सावधानी से याद कर लेना। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। वैसे इसमें एसएलआर वगैरह, एक जो सीआरआर है, इस प्रकार से और भी हैं तरलता कोष वगैरह रखने के लिए। भाई आपने, बैंक क्या है, एक मीडिएटर का काम करता है। मेरे पास मान लो 10 लाख रुपए हैं और किसी व्यक्ति को व्यापार करने के लिए 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। मैं उसको डायरेक्ट हो सकता है नहीं दूं, मुझे ये लगे कि वो पता नहीं पैसे लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। मैंने वो पैसे बैंक में जमा करा दिए और बैंक ने उस व्यक्ति को ऋण दे दिया, तो मुझे भी दिक्कत नहीं है, उसको भी दिक्कत नहीं है, बैंक को भी दिक्कत नहीं है। बैंक को दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि मान लो कि मैंने अपने बचत खाते में 10 लाख रुपए रख रखे हैं, बैंक मेरे को, जैसे आजकल की बात करें तो लगभग 2.5% के करीब मेरे को देगा, यानी 100 रुपये पर साल का मेरे को 2.5 रुपये मिलेगा बैंक को कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो और बैंक उसको दे रहा है, मान लो कि पर्सनल लोन ले रहा है कि कार लोन के हिसाब से दे रहा है, तो उस पर क्या दर, यदि होम लोन दे रहा है तो 8% के आसपास उससे ब्याज लेगा। यदि पर्सनल लोन ले रहा है तो 12% के आसपास देगा, कार लोन लेगा तो 10-11% के आसपास, या 12 से ज़्यादा भी है ये तो अभी। तो मुझे तो 100 रुपये पर 2.5 रुपये दे रहा है बैंक, और उनसे कितना वसूल रहा है, 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये। तो इसके बीच का जो अंतर है वो बैंक की कमाई है, जिससे वो अपने कर्मचारियों को सैलरी देता है, अपनी जो और भी संसाधन है वो जुटाता है। इसके अलावा उनकी बचत भी होती है, लोन वगैरह माफ़ होते हैं, वो काफ़ी सारा सिस्टम है उनका। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो और इसके अलावा अब ये बात थी ना जो 15% नकद है। अब मान लीजिए कि जितने लोग पैसा जमा कराते हैं, मान लो बैंक में 100 करोड़ रुपया जमा करवाया है लोगों ने, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे लोग एक ही दिन में निकालने आ जाएंगे। मतलब कुछ एक अनुपात है, 5-10% पैसा ही है, वही लेन देन होता रहता है, बाकी का पैसा बैंकों में रहता है। मान लीजिए कि मैंने 10 में से 1 निकाल दिया तो कोई जमा कराने वाला भी आ जाएगा। तो एक निश्चित अनुपात वो बना के रखते हैं कि इतना रुपया तो आपको रखने की आवश्यकता है, क्योंकि नियमित लेन देन में बैंक के पास वो होना चाहिए। बाकी का हिस्सा है वो ऋण के रूप में दे सकते हैं, यानी उसका वो लोन बांट सकते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए प्रावधान किया जाता है कि एक दिन में लोग अधिकतम कितना धन निकाल सकते हैं। नॉर्मली वो तो एवरेज निकल ही जाता है। चूंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आसानी से चल जाता है। बैंक जमा राशि का एक बड़ा भाग है वो ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि और गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। मतलब बहुत सारी चीजों के लिए ऋण की तो मांग रहती ही है। ऋण की शर्तें। अब ऋण की शर्तों में कितने समय के लिए ऋण लिया जा रहा है, कितनी ब्याज दर पर लिया जा रहा है, उसके लिए क्या आधार उपलब्ध करवाया जा रहा है, क्योंकि बिना आधार के तो बैंक ऋण देता नहीं है आपको। या तो आप गवर्नमेंट में या फिर किसी प्रकार की पब्लिक इस प्रकार की कंपनी हो, उसमें आप काम करते हो कि आपकी सैलरी आती हो, या फिर उसके बदले में आप अपना
कुछ जैसे हम सामान्य भाषा में कहें तो गिरवी रखने के लिए आपके पास कुछ हो, तो उसके आधार पर, जमीन के आधार पर आपको मिलता है लोन। तो हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है कि क्या रेट ली जाएगी। इसे कर्जदार महाजन हो या बैंक को या अन्य संस्थान को मूल रकम के साथ अदा करता है, यानी ब्याज मूलधन के साथ अदा करके आप मिश्र धन देते हैं। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार गिरवी रखने के लिए मांग कर सकता है। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी, किसी के आधार पर ये भी आप ये ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी के रूप में करता है कि भाई मैं समय पर पैसे नहीं लौटाता हूं तो ये चीज आप रख लेना, या जो बैंक है वो नीलाम कर देगा उन चीजों को। जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता तब तक वो भुगतान की गारंटी के रूप में वो चीजें जमा रखेगा। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता है तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या जो समर्थक जो ऋण के आधार के रूप में आपने जमा करवाया है उस पर बैंक का अधिकार हो जाएगा, मतलब वो नीलामी उसकी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ब्याज दर क्या है, कितना समय है, समर्थक ऋणाधार क्या उपलब्ध करवा रहे हैं, जो कागजात वगैरह हैं वो सब ऋण आधार में आप मान सकते हैं। सहकारी समितियों से प्राप्त ऋण। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समिति है। सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों का कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं। कई प्रकार की सहकारी समितियां संभव हैं, जैसे किसानों की, बुनकरों की, औद्योगिक मजदूरों इत्यादि की सहकारी समितियां। वैसे उसमें छोटी छोटी बचतें हैं वो इकट्ठा करके जमा करवाते हैं और उससे ऋण मिलता है। आपने इस प्रकार की सोसाइटीज देखी होंगी अपने आसपास, गाँव के आसपास। बैंकों में निक्षेप। निक्षेप का मतलब वो जो एक्स्ट्रा राशि जो लोग अपने पास उनको कोई काम में नहीं लेते तो वो बैंक में जमा कर देते हैं, तो वो निक्षेप के रूप में लोग अतिरिक्त नकद को बैंकों में निक्षेप के रूप में रखते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं, यानी ब्याज भी देते हैं। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। चूंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इसे मांग जमा कहा जाता है। मान लीजिए मैंने बैंक में 10 लाख रुपए जमा करवा रखे हैं, तो मैं अपने 10 लाख रुपए कभी भी बैंक से मांग सकता हूं, तो इसको मांग जमा कहा जाता है। लेकिन चूंकि सभी लोग एक साथ नहीं मांग सकते, तो इसलिए बहुत बड़ा हिस्सा है वो बैंक अब उस राशि में से ऋण के लिए इस्तेमाल करने के लिए दे देता है। इसके अलावा एक होता है आवधिक जमा, जिसे आप फिक्स डिपॉजिट कह सकते हैं, एफडी। उसमें आपने कह दिया कि मैं 2 साल के लिए फिक्स कर दिया, उस पर क्या है आपको थोड़ा ब्याज ज्यादा मिलता है, तो लोग इसलिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। तो आपने कहा 5 लाख रुपए की, मतलब मैंने 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 2 साल के लिए एफडी करवा देते हैं, तो वो उससे बैंक को भी फायदा है। बैंक आपको ज्यादा ब्याज इसलिए देता है कि भाई 5 साल के लिए मैंने 2 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिए कि मैं नहीं निकालूंगा, भाई निकालूंगा तो मेरे पेनल्टी लगेगी, ब्याज उतना नहीं मिलेगा। तो ज्यादातर एफडी लोग नहीं निकालते, जो तय समय होता है उसके बाद ही निकालते हैं। तो बैंक निश्चिंत हो गया कि भाई ये राशि है वो लेने के लिए 5 साल के लिए नहीं आएगा। नहीं आएगा इसका मतलब वो 5 लाख रुपए हैं, वो जो भी मैं राशि जमा करवाता हूं वो बैंक किसी को आसानी से ऋण के लिए दे सकता है, उसमें बैंक को सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो उसको हम आवधिक जमा कहते हैं, यानी जो पैसा आपने सामान्य अपने बचत खाते में, चालू खाते में रख रखा है वो तो आप कभी भी निकाल सकते हैं, तो मांग जमा है। और आप एफडी के रूप में जो पैसा जमा कराते हैं वो आप आवधिक जमा या फिक्स डिपॉजिट आप उसको बोलेंगे। स्थायी जमा खाता, तो खातों का भी आप नाम याद रखेंगे तो उसमें जैसे चालू खाता है, बचत खाता है और स्थायी जमा खाता जिसको आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं, ये भी है। चेक, सामान्य तौर पर आपने सभी ने चेक के बारे में सुन लिया होगा और चेक आपका देखा हुआ भी होगा, जिसमें सामान्य तौर पर आपको ऊपर जिसके नाम पर आप चेक जारी कर रहे हैं उसका आपको नाम लिखना होता है, राशि अंकों और शब्दों में लिखनी होती है, अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। आपका एक बॉक्स के अंदर आजकल जो खाता नंबर है वो पहले से जमा आता है। और मान लीजिए कि ये चेक है, तो चेक के इस कोने में यदि 2 लाइन इस प्रकार से खींची जाती हैं, दोबारा मैं बता देता हूं, आपने देखा होगा एक तो होता है कि इस प्रकार से 2 लाइन टेढ़ी लाइन लगाते हैं कई चेक में ऊपर। देखिए एक तो है कि मैंने मान लो कि आपको और मैं 10,000 रुपये का एक चेक देता हूं और उस पर इस प्रकार का कोई साइड में कोई निशान नहीं लगाता, तो मैंने जिसके नाम चेक लिखा है वो सीधा अपने बैंक में जाएगा, उस बैंक के अंदर, और उस चेक में लिखी हुई राशि रकम ले लेगा। बैंक ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक आईडी पूछेगा। लेकिन साइड में यदि मैं 2 लाइन लगा के और इस प्रकार से AC पेई, अकाउंट पे लिख देता हूँ, तो वो आप डायरेक्ट पैसा नहीं ले सकते, वो किसी खाते में ही जमा होगा। यानी वो राशि आप सीधे बैंक से नहीं ले सकते, आप उसमें एक जाके पर्ची भरेंगे और उसमें खाता नंबर वगैरह लिखेंगे, उस खाते में वो राशि जमा होगी। तो ये जो 2 तिरछी रेखाएं साइड में हम लगाते हैं, तो इसका मतलब है ये अकाउंट पे ही चेक है, यानी खाते में ही जमा होगा।
तो चेक आसान है, चेक का काम, क्योंकि मान लीजिए कि आपको उसमें खतरा भी नहीं है। यदि आपके नाम का चेक है और किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई यदि ले भी लेता है तो वो मतलब उतनी आसानी से, यदि सेम नाम का व्यक्ति नहीं है तो वो राशि नहीं निकाल सकता। इसके अलावा उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान है कि भैया आपको 10 लाख रुपए आप कहाँ से बैग में भर के ले जाएंगे, आपको मान लो मुंबई जाना है तो आप चेक बहुत आसानी से अपनी जेब में डाल के ले जा सकते हैं, तो उसका एक फ़ायदा है। इसके अलावा इसमें एक है ये, अच्छा ये चेक वाला देख लो, थोड़ा सा देखना चाहो तो। पहले 7 प्रकार की एंट्री होती थी, आजकल 6 प्रकार की एंट्री हो जाती है चेक के अंदर। बाएं कोने में 2 समानांतर तिरछी रेखाएं, वो तो अकाउंट पे के लिए होती हैं। जारी करने की दिनांक लिखनी है, भुगतान किसको कर रहे हैं वो उसका नाम है, कौन प्राप्त करेगा, भुगतान की राशि अंकों में और शब्दों में, ये हो गया। और चेक जारी करने वाले की खाता संख्या, ये आजकल प्रिंटेड होती है, और चेक जारी करने वाले के हस्ताक्षर। तो ये 6-7 प्रकार की एंट्रीज होती हैं। इसके अलावा यदि चेक खाते में जमा करवाने हेतु नहीं है तो 2 तिरछी रेखाएं नहीं लगानी होती, और भुगतान प्राप्त करता बैंक में जाकर भुगतान ले सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में होता है डिमांड ड्राफ्ट। आप कहीं पर यदि फीस वगैरह जमा करवाते हो, बड़ी राशि कहीं जमा करवाते हो, तो आपसे डीडी मांगी जाती है। बहुत सारी परीक्षाओं के फॉर्म में भी डीडी मांग लेते हैं। तो डीडी में क्या सिस्टम है भाई, चेक तो है कि मान लीजिए कि मुझे कहीं पर फीस जमा करवानी है, अपने भाई की फीस जमा करवानी है 2 लाख रुपए कहीं पे, तो यदि मैं चेक काट के दे दूंगा तो उसमें खतरा है कि हो सकता है मेरा चेक बाउंस हो जाए। चेक बाउंस होने का मतलब ये है कि मैंने अपने खाते से 2 लाख का चेक तो काट दिया, लेकिन मेरे खाते में रुपया पड़े हैं 50,000 रुपये, तो वो कहाँ से बैंक कहाँ से निकाल के देगा, तो वो चेक बाउंस हो गया। अब वो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे, प्रक्रिया लंबी चलेगी, अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन काम बढ़ गया। डीडी के अंदर क्या है, डिमांड ड्राफ्ट क्या है कि मैं बैंक में जाऊंगा, 2 लाख रुपए बैंक वालों को दूंगा, उसके ऊपर 150 रुपए जो भी उनका चार्ज है वो मेरे से लेंगे, और मुझे एक कागज सा बना के दे देंगे डिमांड ड्राफ्ट कि 2 लाख रुपए का ये डिमांड ड्राफ्ट इन्होंने बनवाया है। अब मुझे जहां पर फीस जमा करवानी है उस इंस्टीट्यूशन के पास जाकर मैं वो डिमांड ड्राफ्ट उनको दे दूंगा। अब उनको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो राशि मैं पहले ही बैंक को दे चुका हूं, और वो जब वो डिमांड ड्राफ्ट लेकर बैंक में जाएंगे तो मेरी जो जमा कराई हुई राशि है वो उनको मिल जाएगी। उसमें कोई बाउंस होने जैसा खतरा नहीं है, क्योंकि बैंक ने पहले ही मुझसे वो राशि ले ली है, अब वो राशि देने की जिम्मेवारी बैंक की है, तो उनको वो राशि मिल जाएगी। तो ये है डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट। तो डिमांड ड्राफ्ट का इस्तेमाल किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे भेजने के लिए होता है। ये किसी भी बैंक से बनवाया जा सकता है। इस भुगतान सिस्टम में जब भुगतान करने वाले व्यक्ति द्वारा डिमांड ड्राफ्ट पेश किया जाता है तो वह बैंक को पूरा भुगतान देने की गारंटी देता है। और ये तो आगे अच्छा ऊपर ही चलना पड़ेगा अब तो हमें। तो ये डिमांड ड्राफ्ट बता दिया मैंने, कुछ है नहीं, और सामान्य तौर पर आपको पता भी है कि डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है। अब इसके आगे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। ये देखिए, परीक्षाओं, नौकरियों, सेवाओं आदि में अधिक राशि की खरीद के लिए या फीस जमा कराने के लिए आप डीडी का उपयोग करते हैं। चेक के बाउंस होने का खतरा रहता है, इसके बाउंस होने का खतरा नहीं है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड वो है जिससे आप पैसे निकालते हैं, एटीएम वाला कार्ड। हालांकि क्रेडिट कार्ड से भी पैसा निकल सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर कोई निकलवाता नहीं, क्योंकि उसके ऊपर चार्जेस वगैरह ज़्यादा होते हैं। अब डेबिट कार्ड में क्या है कि मान लीजिए आपके खाते में 50,000 रुपये है, तो आप 50,000 रुपये ही निकाल सकते हैं। मान लीजिए मिनिमम बैलेंस भी आप निकाल लेंगे तो 50,000 रुपये निकाल सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपको बैंक कुछ क्रेडिट का मौका देती है कि मान लीजिए कि आपके नाम का 50,000 रुपये तक का क्रेडिट कार्ड बैंक ने बना दिया कि 50,000 रुपये तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो या कैसे भी खर्च कर सकते हो ऑनलाइन, और 20,000 रुपये तक आप नकद यूज कर सकते हो। उसका मतलब ये हुआ कि भले ही आपके खाते में जीरो बैलेंस हो, आप 50,000 रुपये तक का ऑनलाइन कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं, और 20,000 रुपये तक आप नकद किसी एटीएम में जाकर निकाल सकते हैं बगैर आपके खाते में पैसे हुए। तो वो आपकी साख पर निर्भर करता है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस वगैरह रहता है, उसके आधार पर आपको कितना बड़ा क्रेडिट कार्ड मिल सकता है वो निर्भर करता है। हो सकता है किसी व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक ऑनलाइन पेमेंट करने की भी छूट दे दे बैंक, वो तो उसके खाते में निर्भर करेगा किस प्रकार का। मतलब ऐसे होता है क्रेडिट कार्ड के अंदर कि आपके खाते में राशि नहीं भी है तो भी आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। महीने के मतलब 30 दिन पूरे होने के बाद में आपका बिल आता है, वो बिल आपको आपके खाते में से उस समय पैसा होना चाहिए जो आप पे कर सकें। मतलब एक महीने का एडवांस आप पैसा उसमें से निकाल सकते हैं, तो वो क्रेडिट कार्ड हो गया। अब डेबिट कार्ड में आपने देखा होगा कि आपके जो 16 अंकों का 4 अंक के 4 जो सेक्टर लिखे हुए होते हैं आपके 16, और उसके अलावा तो नंबर हो गया क्रेडिट कार्ड का, उसके अंदर आपका नाम होता है, एक्सपायरी डेट होती है आगे, और पिछली साइड में देखेंगे तो आपको 3 अंक दिखाई देते हैं जो एक सिल्वर सी पट्टी होती है उसके लास्ट में, उसको बोलते हैं CVV नंबर।
CVV नंबर, उसके बारे में मैंने नीचे बताया भी है। वो आपके कहीं भी सेव नहीं होते। जैसे आपने फ्लिपकार्ट, अमेजोन से कहीं से भी खरीदारी की तो वहां पर कभी भी आप दोबारा पेमेंट करेंगे, यदि आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो आपका कार्ड का नंबर तो सेव हो जाएगा, लेकिन CVV आपको हर बार डालना होगा। बाकी सारी आपकी जो एक्सपायरी डेट है, आपका नाम है, आपका कार्ड का नंबर, वो सब सेव हो जाएगा, लेकिन CVV कहीं पर भी स्टोर नहीं होता। वो नंबर वो आपको हर बार हर पेमेंट में दोबारा डालना पड़ेगा, यदि आप उस तरीके से पेमेंट करते हैं तो। फिर उसके बाद में डेबिट कार्ड तो आपका ATM कार्ड हो गया, और क्रेडिट कार्ड मैंने आपको बता ही दिया, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने की बात है नहीं। CVV नंबर का फुल फॉर्म आप याद रख लेना, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, और ये आसानी से कहीं पर भी सेव नहीं होता है। और पीछे की ओर जो 3 अंकों का कोड आपके डेबिट कार्ड पे भी होता है, क्रेडिट पे भी होता है। अधिविकर्ष ये आप क्रेडिट कार्ड की तरह ही मान लो, ये किसके लिए है कि जब आपके बैंक खाते में जितने रुपए हैं उससे ज्यादा भी निकालने का यदि बैंक आपको अवसर देता है, मान लो कि 50,000 रुपए तक का अधिविकर्ष का आपको मौका मिलता है, तो आप 50,000 रुपए तक एक्स्ट्रा बैंक खाते से निकाल सकते हैं, वो तयशुदा समय में आपको जमा करवाने होंगे, तो उसके लिए अधिविकर्ष शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। नेफ्ट, RTGS और IMPS ये तीनों ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर करने के तरीके हैं। नेफ्ट सामान्य तौर पर ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। पहले तो क्या है, नेफ्ट में 1-1 घंटे का ब्रैकेट होता था, अभी आधे घंटे के ब्रैकेट में, यानी आधे घंटे के अंदर अंदर जो एक तय समय में, यानी 11 से 11:30 के बीच में जितना नेफ्ट लगा उतने रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे आधे घंटे के अंदर अंदर। 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में तुरंत भी हो जाते हैं। फिर अगले आधे घंटे के एक साथ ट्रांसफर, इस प्रकार से चलता रहता है सिस्टम नेफ्ट का। और 24x7 है, पहले सिर्फ बैंक टाइम में होते थे, अभी पिछले 1-2 वर्ष से ये 24x7 है, यानी ये कभी भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये रहा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, 24x7 उपलब्ध है। इसमें हर आधे घंटे के बैच में रुपए ट्रांसफर होते हैं। दूसरा है RTGS, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। इसमें भी ये भी रुपया ट्रांसफर करने की एक तकनीक है, और ये ज्यादा फास्ट आपको करना है तो आप IMPS से कर सकते हैं। इमीडिएट, ये मोबाइल कार्ड दो, मोबाइल नहीं है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, IM का इमीडिएट ही है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, यानी तुरंत पैसा आप भेजने हैं उसके लिए, तो ये IMPS। आप बैंक में कभी भी आपने ऑनलाइन ट्रांसफर किया है मोबाइल बैंकिंग से, नेट बैंकिंग से, तो आपको निश्चित रूप से ये नेफ्ट, RTGS, IMPS के ऑप्शन देखने को मिले होंगे। UPI ये ऐसी चीज है कि आजकल भारत में लगभग सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप फोन पे इस्तेमाल करते हैं, पेटीएम इस्तेमाल करते हैं, गूगल पे इस्तेमाल करते हैं, भीम इस्तेमाल करते हैं, ये सारी आपकी UPI पेमेंट्स ऐप हैं। और जो UPI का पूरा नाम याद रख लेना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पैसा ट्रांसफर करने के लिए, और भी टिकट खरीदने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, बिल पे करने के लिए, सब चीज़ के लिए आपके लिए UPI का आजकल इस्तेमाल होता है। UPI का एग्जाम्पल वगैरह आपको पता चली गया क्या है। भारत में औपचारिक व अनौपचारिक क्षेत्र में साख। औपचारिक क्षेत्र में तो देखिए, आप जो लोन वगैरह लेते हैं आप बैंक से ले सकते हैं, सहकारी समितियों से ले सकते हैं, तो वो तो आपका औपचारिक क्षेत्र हो गया। अनौपचारिक क्षेत्र क्या हो गया, आप किसी दोस्त से ले सकते हैं, रिश्तेदार से, महाजन से, साहूकार से, इस प्रकार से ले सकते हैं, वो अनौपचारिक हो गया। यानी जो RBI के अंडर रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं उससे आप यदि लोन वगैरह लेते हैं तो वो तो है औपचारिक संस्थाएं। और जो अनरजिस्टर्ड लोग आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति वगैरह से लेते हैं तो वो आपका हो गया अनौपचारिक क्षेत्र। ये इसमें कुछ बताने को है नहीं। जैसे औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण में 2 प्रकार के हो गए। ये औपचारिक में बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं, अनौपचारिक में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त आदि आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। भाई सहकारी समितियों और ये जो आपकी बैंक है उन पर तो रिजर्व बैंक नजर रखता है, लेकिन आपके मित्र ने आपसे मान लीजिए कि वो 40% की दर पर आपको उधार दे रहा है, तो उसका तो कुछ इलाज नहीं है RBI के पास में। तो ये RBI नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। भाई ऐसा नहीं हो कि बैंक है वो सब कुछ ही बांट रहे हैं और लोगों को देने के लिए उनके पास पैसा नहीं बचे और बाद में कहे कि बैंक फेल हो गया। तो RBI इस प्रकार की चीजें नजर रखता है। और इसके अलावा वो ये भी ध्यान रखता है कि ऐसा नहीं हो कि सिर्फ बड़े ही व्यवसायियों को बैंक लोन बांट रहे हैं, आम लोग, किसान हैं, छोटे व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं, उनको लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस प्रकार की चीजें RBI उन पर नजर रखता है। और RBI को समय समय पर बैंकों द्वारा ये जानकारी भी देनी पड़ती है कि वो भाई कहाँ कहाँ लोन बांट रहे हैं। और जबकि जो अनौपचारिक है उसमें ऋणदाताओं की देखरेख करने वाली कोई संस्था है नहीं, तो वो अपनी मनमर्जी की दरें लगाती हैं, किस प्रकार से वो मतलब लूट खसोट वाला सारा ही सिस्टम चलता है। फिर इसके अलावा देखिए NCERT में कुछ डेटा दे रखा है, मैंने उसमें से कुछ बातें लिखी हैं कि आपके शहरी क्षेत्र में यदि निर्धन परिवार हैं तो उनका 85% कर्ज है वो अनौपचारिक क्षेत्र से लेते हैं। शहरी क्षेत्र में निर्धन परिवार
85% जब उनको ऋण की जरूरत पड़ती है तो वो अनौपचारिक क्षेत्र से, यानी ऐसे ही किसी आस पड़ोस के व्यक्ति से, महाजन से, व्यापारी से, उनसे लोन लेते हैं। जबकि शहरी क्षेत्र के जो अमीर परिवार हैं वो सिर्फ 10% कर्ज है वो अनौपचारिक क्षेत्र से लेते हैं, बाकी 90% वो बैंक, सहकारी समितियों, इनसे लेते हैं। तो ये काफी बड़ा एक अंतर हो गया। बाकी 90% औपचारिक हो ही गया। ओवरऑल देखें तो ग्रामीण परिवारों की 50% ऋण जरूरतें ही औपचारिक, ये तो ऊपर शहरी का हो गया। ग्रामीण में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 50% जो ऋण है वो अनौपचारिक क्षेत्र से लिए जाते हैं, 50% औपचारिक से लिए जाते हैं। नेटवर्थ, ये देखिए किसी फर्म की या कंपनी की टोटल वैल्यू है कि यदि उसके मतलब उसके पास कितनी परिसंपत्तियां हैं, एसेट्स कितने हैं, और उसमें से देनदारियां घटा दें। मान लीजिए कि किसी कंपनी के पास जो संसाधन है उनका मूल्य 100 रुपए है और कंपनी के ऊपर कर्ज 70 रुपए है, तो 100 में से आप 70 रुपए घटा देंगे। 100 में से टोटल उसकी कंपनी की मान लो कि नेटवर्थ निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि उसकी टोटल परिसंपत्तियों का मूल्य है 100 रुपए और उसके ऊपर मान लीजिए देनदारियां, कर्ज वगैरह है 70 रुपए, तो 100 में से 70 घटाएंगे, 30 रुपए आएगा। ये उसकी नेटवर्थ हो जाएगी, इसको बोलेंगे हम नेटवर्थ। आस्तियां माइनस देनदारियां, आस्तियां मतलब एसेट्स, उसकी कितनी परिसंपत्तियां हैं, उसमें से यदि देनदारियों को घटा देंगे तो वो उसका नेटवर्थ आता है। ये मतलब किताब के अंदर दे रखा था बीच में अलग से, तो मैंने दिखा दिया। यहाँ CRR, CRR क्या है देखिए, आवश्यक कोष अनुपात या नकद कोष अनुपात, CRR। ये रिजर्व बैंक द्वारा तय जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत अनुपात होता है जो बैंकों को रखना होता है, जो मैंने आपको बताया लगभग 15% के आसपास रहता है, हालांकि चेंज रहता है। यहाँ उदाहरण से भी मैंने बताया है कि बैंक के पास 100 रुपए हैं और यदि रिजर्व बैंक ने तय कर रखा है कि CRR 20% है, तो यानी कि 100 रुपए का 20%, 20 रुपया है वो बैंक को नकद के रूप में रखना पड़ेगा, बाकी 80 रुपए का वो मतलब लोन वगैरह, ऋण वगैरह बांट सकते हैं। तो उसके लिए CRR हो गया, नाम पूरा भी याद रख लेना, आवश्यक कोष अनुपात। एक है SLR। तो CRR के अलावा भी एक बैंक है वो अल्पकाल में कुछ कोष तरल के रूप में रखना अनिवार्य करने के लिए एक दर तय करता है, अभी 3% 4% एक्स्ट्रा आपको और रखना है। तो उसके आधार पर यह भी तय होता है, देखिए इनमें से SLR या CRR के अंदर यदि इनकी दरें बढ़ा दी जाती है, मतलब इनका प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा, तो मतलब बैंक को ज्यादा नकद अपने पास रखना पड़ेगा, ज्यादा नकद पास रखना पड़ेगा तो वो लोन कम दे पाएंगे। और यदि इनकी दर कम कर देता है, CRR या SLR कम करता है बैंक, रिजर्व बैंक यदि इसकी दर कम कर देता है, तो इसका मतलब बैंकों को लोन देने के लिए ज्यादा राशि अपने पास उपलब्ध होगी। तो ये आप इसमें थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। भाई बहुत सारे बैंक RBI के पास रुपया भी जमा रखते हैं, तो RBI जिस दर पर, यदि बैंकों को RBI से कुछ पैसा लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो जिस रेट पर RBI अन्य बैंकों को पैसा देगा उसको तो कहते हैं रेपो रेट, रेपो दर हो गई। और यदि बैंकों के पास अतिरिक्त पैसा है और वो यदि वो RBI के पास रखते हैं, तो RBI उनको जो रेट देगा, जो इंटरेस्ट रेट देगा, वो आपका हो गया रिवर्स रेपो। पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक में अतिरिक्त धनराशि जमा करते हैं तो बदले में ब्याज अर्ज करते हैं, उसको कहते हैं हमें रिवर्स रेपो दर। भाई एक तो RBI से बैंकों ने पैसा लिया, उस पर जो ब्याज दर लगेगी वो तो होगी रेपो रेट, और यदि बैंक RBI के पास जमा रखते हैं अपना पैसा, उस पर RBI उनको जो ब्याज देगा वो होगी रिवर्स रेपो रेट। बिल्कुल इजी सा है। NPA, जो भाई पैसा वापस नहीं आता, 90 दिन की निर्धारित अवधि है, इस दौरान यदि पैसा नहीं आता, समय पर लोगों की किस्त जमा नहीं होती, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो लोग हों, तो वो NPA मान लिया जाता है, यानी कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, ऐसा लोन जिसके वापस आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, गैर निष्पादन परिसंपत्तियां। देशी बैंकर, ये सामान्य तौर आप ये मान सकते हैं कि जब बैंक वगैरह वाणिज्यिक बैंक इस प्रकार के नहीं थे, व्यावसायिक बैंक, तो पहले जो लोग बैंकिंग जैसा काम करते थे, पैसा जमा करना, उधार लेने वगैरह का, वो देशी बैंकर हो गए। फिर उसके बाद में आपका है स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। बिल्कुल आसान सा है और इसमें कोई बात नहीं है ऐसा। भी 15-20 लोगों का समूह है, 20, 25, 50 लोगों का एक समूह है, मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, छोटा मोटा अपना काम करते हैं, तो वो आपस में बचत करते हैं कि भी 50-50 रुपए रोज शाम को हमें बचत के रूप में एक जगह इकट्ठा करेंगे। तो मान लीजिए कि महिलाओं का 25 महिलाओं का एक ग्रुप बन गया, वो रोजाना शाम को 50 रुपए लाते हैं, सबके 50-50 रुपए इकट्ठा हो गया।
इसी प्रकार से वो हर दिन इकट्ठा करती जाती हैं, तो उनके पास धीरे धीरे एक अच्छी राशि एकत्रित हो जाती है। अब उसमें से ग्रुप में से क्या हो सकता है कि किसी की, मान लीजिए कि बेटी की शादी है, किसी के घर में कोई बीमार हो गया, तो एक कम राशि का ब्याज लगाकर, कम दर वाला ब्याज लगाकर और उसको वो उधार दे सकते हैं अपने किसी सदस्य को। इसके अलावा यदि स्वयं सहायता समूह को यदि थोड़ी सी उनका आकार बड़ा हो जाता है और उनके पास ठीक पैसा हो जाता है, तो बैंक में खाता भी खुलवा लेते हैं और स्वयं सहायता ग्रुप के नाम से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, अपना स्वयं सहायता ग्रुप का जो भी वो नाम रखें। तो अब बैंक में वो अपना पैसा सुरक्षित रख सकते हैं, उनसे बैंक से कुछ ब्याज भी मिल जाएगा और वो समय समय पर जिसको भी जरूरत पड़ेगी उसको वो राशि में से आवंटित कर सकते हैं। तो एक दूसरे की हेल्प, मतलब खुद की हेल्प खुद करना, स्वयं सहायता ग्रुप ऐसा ये हो गया। और कई बार यदि उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उनका यदि मान लो कि कार्य क्षेत्र बड़ा है, काफ़ी सारे लोग हैं, धीरे धीरे उनके बैंक में काफ़ी सारी राशि हो जाती है, तो बैंक के द्वारा भी स्वयं सहायता समूह को कई बार कर्जे मिल सकता है। तो ये स्वयं सहायता समूह हो गया। अब इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है यहाँ पर कि जो मुझे आपको बताने की आवश्यकता होगी। 25 से 100 लेकर 100 रुपये तक की बचत करते हैं, 15-20 सदस्य होते हैं, ये सारा। और क्या रेट लगेगी, कितना रुपया किसको दिया जा सकता है, ये सारा ग्रुप के जो लोग हैं वो निर्णय करेंगे। अब इससे संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये करंट में देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देखिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, पहले इसी नाम से योजना थी, बाद में इसमें साथ में जुड़ गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो ये हो गया DAY यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का हो गया NRLM। इसके तहत 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, अब राज्य 34 नहीं है, 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों यानी 34 को मिलाकर, वैसे केंद्र शासित प्रदेश आपके 8 हैं, लेकिन इसमें वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अलावा की बात है, में छूटे हुए गरीब ग्रामीण और गरीब महिलाओं को महिला स्वयं सहायता समूह SHG में शामिल करने के लिए। SHG का मतलब क्या हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, तेजी लाने के लिए 7 से 20 सितंबर तक, अभी 2022 की बात है, ये करंट का मैंने इसमें लिखा है, 15 दिवसीय देशव्यापी अभियान चला गया। अभियान के दौरान प्रत्येक गांव की महिला संस्थाएं एक सामाजिक लामबंदी कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, जहां प्रत्येक सदस्य अपने साथ एक मित्र या पड़ोसी को साथ लाएगी जो किसी स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है। यानी स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने के लिए ये 15 दिवसीय अभियान चलाया गया था। भारत में स्वयं सहायता समूह की शुरुआत, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, 1972 में अहमदाबाद में सेवा का पूरा नाम है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन के गठन से शुरू हुई, जिसने बाद में एक महिला आंदोलन का रूप ले लिया। 1977 में सेवा की महासचिव इला भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सेवा की शुरुआत भी किसने की थी, इला भट्ट। इंपॉर्टेंट करंट से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि अभी 1-2 महीने पहले ही इला भट्ट जी की मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए करंट के साथ भी अटैच है आपका। तो इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार तो 77 में मिला है, लेकिन सेवा की स्थापना 1972 में अहमदाबाद में इला भट्ट के द्वारा हुई। ये जितना भी इसमें बढ़ने पड़ा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाबार्ड द्वारा 1992 में शुरू किया गया SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम। SHG का मतलब हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंकेज प्रोग्राम। तो इसमें असंगठित क्षेत्र को बैंकिंग से जोड़ने के लिए ये माइक्रो फाइनेंस एक परियोजना थी, ये शुरू की गई थी, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस परियोजना है। यानी छोटी छोटी राशि बचत के रूप में उनकी इकट्ठा हो और उसके आधार पर उनको छोटे छोटे लोन भी दिए जा सकें। फिर उसके बाद में ये एक केरला की है, कुटुंबश्री। 14 मई 1998 को केरल में कुटुंबश्री गरीबी हटाने के उद्देश्य से एक योजना शुरू की गई थी। इसमें महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया था। तो कुटुंबश्री योजना कब शुरू हुई, 14 मई 1998 केरला में। मोहम्मद यूनुस, ये बांग्लादेश के अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला शांति के क्षेत्र में, और बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक, और 2006 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। महबूब उल हक और मोहम्मद यूनुस है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। महबूब उल हक का भी आपने नाम सुना होगा, उनका नाम आता है आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI। HDI की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन है, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक। और ये जो माइक्रो फाइनेंस परियोजनाएं हैं आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए प्रसिद्ध कौन है, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस। तो ये अलग अलग हैं, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। चिट फंड कंपनियां, ये हमारे वैसे सिलेबस में नहीं है, पुरानी राजस्थान बोर्ड की किताब में दे रखा था, मैंने दे दिया। ये जो पर्ची वाला सिस्टम है
कि 100 रुपये की पर्ची है वो सबकी काट दी और उसके बाद में इनाम निकालते हैं, किसी एक व्यक्ति को या शुरू के 3 व्यक्तियों को राशि मिलती है, फिर दोबारा यही प्रक्रिया दोहराई जाती है, तो वो चिट फंड कंपनियां हो गई। और कई इस प्रकार की ऐसी स्कीम वगैरह में जो चिट फंड कंपनियां, देखिए जैसे पश्चिम बंगाल में शारदा वाला घोटाला हुआ था, शारदा, यहाँ पर भी राजस्थान में भी पीछे एक स्कैम हुआ था इस प्रकार का, तो वो चिट फंड कंपनियां हैं। तो ये इसमें कुछ आपका इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने उसमें राजस्थान बोर्ड की किताब में था तो वो लिख दिया था। तो ये आपका इसमें ये हो गया। नेक्स्ट मैं आपको वीडियो जल्दी बना दूंगा, और आप टेस्ट यदि आपने नहीं दिया है तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए टेस्ट देना। आप एप्लीकेशन पे जाके टेस्ट दीजिए। इसके 7 टेस्ट हैं, किसी में 55 प्रश्न हैं, किसी में 70 हैं, इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। ऐसे ही इतिहास के भी बहुत अच्छे टेस्ट हैं, वो दें। और ये एनसीईआरटी के नोट्स आपको ऐप पे उपलब्ध हैं ही, वो अच्छे से रट्टा मार लीजिए उनका। करंट की चीज़ें भी इसमें ऐड की गई है और एनसीईआरटी पूरी आपकी कवर की गई है। राजस्थान बोर्ड की भी 10वीं की पुरानी किताब इसमें पूरी कवर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छे से इनको तैयार करें, जितना ज़्यादा संभव हो थोड़ा सा गाइड से भी देख लें और एक अच्छी तैयारी करें। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।